गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जितने भी कंपटीशन हैं उनमें डेफिनेटली यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से और इसको पकड़ना है। इस चैप्टर के अंदर जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ और इस ट्रिक से आप कैसे भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा। बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, हर किसी को बोलते हैं। कोई भी दो स्टूडेंट्स बात करते हैं या कोई भी इंसान बात कर रहा है, यार मेरी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन, जुड़ाव, लगाव, ऐसा ही बॉन्डिंग टर्म का। इसका मतलब नॉर्मल सेंस देखिए, बॉन्डिंग दो चीजों के बीच का अट्रैक्शन, दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन, दो एलिमेंट्स का बीच का अट्रैक्शन। हम उसको क्या बोल सकते हैं, बॉन्डिंग। इसको डेफिनेशन की रटने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का मतलब है मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरा फ्रेंड है, मेरी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी। तो बॉन्डिंग का मतलब समझ गए कि दोनों के बीच का कोरिलेशन, दोनों के बीच का अट्रैक्शन। एनीवे, हम बॉन्डिंग को या केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मल सा है कि दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन, दो एलिमेंट्स के बीच का अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है एटम, उसका एनर्जी लेवल है वो ज्यादा होता है। एटम्स आर हाईली रिएक्टिव, एटम बहुत हाईली रिएक्टिव है, एनर्जी लेवल इसका ज्यादा है। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो इस एक्सिस पर मैं एनर्जी ले रहा हूं। ठीक है, तो जब दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, उसका एनर्जी कम हो रही है। तो एनर्जी लेवल, ये आपसे पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल में से ज्यादा स्टेबल क्या है, तो हर कोई बताता है कि मॉलिक्यूल एटम से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल तभी रहे होंगे जब उसकी एनर्जी लेवल क्या हो गई होगी, कम हो गई। एटम की एनर्जी यहाँ है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का लेवल ये है। तो इट मीन्स क्या समझते हैं कि जब एटम है वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे होते हैं कि आपको पता है कि दो एटम्स के बीच में जब अट्रैक्शन हो जाता है, जो अट्रैक्शन होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो वो एटम नहीं रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये एटम जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है तो क्या हुआ होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, एटम से कम होती है। तो अब हमको दो बात समझनी है। एक तो केमिकल बॉन्ड क्या है, दो एटम के बीच में एक attraction between two different atoms or different atoms, attraction between two different atoms is called chemical bond. और during chemical bonding some energy is released, कुछ एनर्जी निकलती है, उसको बॉन्डिंग एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तय हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि एटम और मॉलिक्यूल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मॉलिक्यूल। ओके, और मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, जब दो एटम्स के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन। अब उन अट्रैक्शन की बात करते हैं, कैसे कैसे अट्रैक्शन होंगे, कैसे कैसे केमिकल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो फाइनली ये रहा कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड ये है कि दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, दैट्स ऑल, इट इज केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के टाइप क्या है। केमिकल बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर क्या होंगे, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नाम से पता है, स्ट्रॉन्ग, और एक दूसरे क्या हो सकते हैं, वीक बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब दो एटम्स हैं, वो आपस में अट्रैक्टेड हैं किसी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इन एटम्स को अलग करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। उन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और आपके कोर्स में या अभी तक जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो ये हैं। आपको चार बॉन्ड याद रखने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले लिख रहा हूं आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोवेलेंट। वैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड है कोऑर्डिनेट
और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 तरह के बॉन्ड क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। इनके अलावा जो कुछ भी बॉन्ड आए, कैसा भी नाम सुने, वो सब के सब क्या होंगे? वीक बॉन्ड। जितने भी वीक बॉन्ड हैं उनको हम वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं। इनमें अगर आप और नाम याद रखना चाहें तो इनको बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। इनको लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, कुछ लंदन फोर्स भी हुए, लंदन फोर्स, या इसको डिस्पर्सन फोर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, इन सब को डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, बहुत सारे वीक फोर्स हैं, उन सबको हमने एक नाम दिया है वान डेर वाल। और एक हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये 2 तरह के होंगे, हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, तो इट मीन्स उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड है। इस अट्रैक्शन को ही 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हमने नाम दिया है केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। दूसरा कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और जो बचे हुए जितने भी बॉन्ड है वो सबको हम क्या मान रहे हैं? वीक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनको डिसोशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है इन बॉन्ड्स को डिसोशिएट करने के लिए, और ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। ठीक है, और अलग अलग इनके क्राइटेरिया। मेन कंसेप्ट है बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो क्या होंगे? वीक बॉन्ड। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के बीच का अट्रैक्शन है, उसको क्या बोल रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। और 2 तरह के होंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इन सब की। चलिए अलग अलग बॉन्ड्स को पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बताइए, सबसे पहले हम वीक या स्ट्रॉन्ग कौन सा पढ़ें? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में भी सबसे पहले पढ़ लेते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, पहली बात तो आपको यह जाननी है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी क्यों कराता है? बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? शादी क्यों करवा रहे हैं? आपके पेरेंट्स, आप जब बड़े हो जाएंगे आपके पेरेंट्स आपकी शादी करवाएंगे। क्यों? आपको किसी के साथ किसी बॉन्ड में बांध देंगे, आप विवाह सूत्र में बांध देंगे, आपकी शादी करा देंगे। बॉन्ड क्यों बनवा देते हैं आपका? क्योंकि आपकी लाइफ में क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए। तो सीधी सी बात है, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? फॉर स्टेबिलिटी। सारे काम जो भी हो रहे हैं वो सब किसके लिए हो रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं। तो आपसे पूछे कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम वो बॉन्ड क्यों बनाता है? वो कैसा भी बॉन्ड बनाए, लेकिन मकसद एक ही है, क्या? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो तय है, ये तो हम जान चुके हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में से ज्यादा स्टेबल क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इसलिए हमने एनर्जी ग्राफ में देखा, एटम का एनर्जी लेवल ज्यादा था और मॉलिक्यूल का क्या है? कम है। और जब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब कोई कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोई कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये तो तय हो गया कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है, आंसर क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए। अब आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है और इस आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है, इसमें वो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो।
या यूं कहें जिनकी, या यूं कहें आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, ये तो नाम से पता, आयंस के बीच का अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो याद रखना जब कैटाइन कोई भी मेटल है, ये आपको बता देता हूं पहले इस तरह से, मेन कंसेप्ट ये है, ये पीरियोडिक टेबल तो मैंने कल भी डिस्कस किया था पीछे वाले चैप्टर में से जो पहले पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अगर एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आयनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो, और ज्यादा तभी होंगे जब मेटल तो कहां से बिलोंग कर रही हो, एस ब्लॉक से या डी ब्लॉक के इस साइड से, और नॉन मेटल कहां हो, पी ब्लॉक के इस साइड से होगी। तो या यूं कहें कि जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, ज्यादा नेगेटिव हो। ठीक है, तो आपको ये दो बातें याद रखनी है मेटल्स के लिए। तो मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बात, यानी वो आसानी से क्या निकालते हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो। देखिए अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना देगा, सोडियम +1 आयन। ठीक है, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में आपको क्या याद रखनी है, नॉन मेटल, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हाई। नॉन मेटल्स के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी ज्यादा निकले। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको सबको पता है, इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये क्या बनेगा, Cl- में, और इस दौरान कुछ एनर्जी निकल जाएगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर कुछ एनर्जी देनी पड़ रही थी और यहाँ पर ज्यादा निकल रही है, तो ओवरऑल जो नेट देखा जाएगा तो एनर्जी ज्यादा निकल रही है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेने पर मेटल ने तो क्या बनाया, कैटाइन, और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकालने पर मेटल ने तो बनाया कैटाइन, और इलेक्ट्रॉन लेने पर नॉन मेटल ने क्या बनाया, एनाइन, और इन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, Na+ और Cl-। इन दोनों अपोजिट आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। डिफरेंट आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये लॉजिक आप समझने की कोशिश कीजिए, आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो किस किस के बीच में होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, या और ऑथेंटिक बात करें तो बोलें कि उन एलिमेंट्स के बीच में जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज्यादा। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट क्राइटेरिया चाहिए या जनरल क्राइटेरिया चाहिए तो ये मान सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, 2 से ज्यादा हो, तो हम समझ लेंगे कि वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना के बताई कि इस साइड के एलिमेंट और इस साइड के एलिमेंट आपस में जो भी बॉन्ड बनाएंगे वो सब कैसे होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट, या इधर स्टार्टिंग के डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट जब बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड में एग्जैक्ट बात की जाए तो मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी रिलीज करने वाले एलिमेंट होने चाहिए। तो ये बात क्लियर हुई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये सोडियम कैटाइन बना रहा है,
और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये एनायन बना रहा है, और दोनों ही के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन हो गया है, और ऐसे अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये एक कैटायन है और ये एनायन है, तो अट्रैक्शन की रेंज है, तो एनायन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। ये अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो? ज्यादा हो। दोनों एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जनरली हम मान सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, एक मोटा रेंज। दूसरा हम ये बात करेंगे कि मेटल के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, इजीली इलेक्ट्रॉन निकालने वाला चाहिए। और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी खूब निकाले, उसको क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटल्स के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? कैटायन टू एनायन। और ये लास्ट बात जो आपको याद रखनी है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होते हैं। तो ये आपको 3-4 बातें याद रखनी होगी। और ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड, अपोजिट आयंस के बीच की अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको देखनी है। जिनमें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनको? आयनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो याद रखना कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन, इनके क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसको सॉलिड स्टेट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में क्या है? मेटेलिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते, बिकॉज कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं? वो फ्री नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कंडक्टिविटी के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, या तो फ्री आयंस हो या उसमें क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें जो आयनिक स्टेट की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनमें सॉलिड स्टेट, सॉलिड का मतलब दोनों में बहुत फास्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तभी तो आयंस फ्री नहीं है। तो आयंस फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो इन मोल्टन स्टेट ये कैसे हैं? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, बिहेव एज ए इंसुलेटर, कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और सॉरी, इन सॉलिड स्टेट बिहेव एज ए इंसुलेटर। लेकिन इनको मेल्ट कर दिया या एक्वस फॉर्म में लेके आए तो आयंस क्या होंगे? फ्री हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो हम बात करें सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कैसे हैं? इंसुलेटर हैं, कोई कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयंस अपोजिट आयंस एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया ये नॉन डायरेक्शनल है। दीज आर नॉन डायरेक्शनल, इट मीन्स ये कोई भी तरह की आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्पेशल अरेंजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉन डायरेक्शनल, किधर भी कैटायन एनायन होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए एन इधर है तो दूसरे में इधर कर देंगे तो ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयनिक कंपाउंड है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, कैन नॉट शो स्टीरियो स्पेशियल आइसोमरिज्म।
स्टीरियो आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हार्ड हैं, ये क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, ये ब्रिस्टल हैं, ये सब आपने 9th 10th में इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आयनिक कंपाउंड की जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी मैं डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए कि आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट अट्रैक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं? आयनिक अट्रैक्शन। ओके। और दूसरा बात देखिए इसमें क्या है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर के, इनका मतलब कैटायंस एनायंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ये क्यूबिक या अलग अलग इसके क्रिस्टल शेप होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में ये एक दूसरे से हाईली अट्रैक्टेड है। इसका मतलब कैटायन और एनायन फ्री नहीं है। जब कैटायन और एनायन फ्री नहीं होते या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उस केस में वो मटेरियल कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। और कैटायन एनायन फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो समझ लेना वो क्या है? कंडक्टिविटी शो करेगा। तो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है। क्यों है? क्योंकि सॉलिड का मतलब हाईली अट्रैक्टेड है, दोनों कंस्टेंट पार्टिकल के बीच का गैप है वो बहुत कम है, इसलिए तो सॉलिड स्टेट मेंटेन किया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं इंसुलेटर है। और ये कैन नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवेलेंस बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? स्पेशियल आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये बात आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो फिर हम इस पर क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन होंगे तो जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो अब आपसे को पूछे कि किस नेचर का होगा ये बॉन्ड, तो आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल में, अगर पीरियोडिक टेबल में जितना डिस्टेंस, जितना ज़्यादा गैप होगा एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वो आयनिक नेचर का होगा। या फिर जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी तो उसकी आयनिक नेचर क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और करते हैं कि ये जो आयंस हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाते हैं। तो जब क्रिस्टल्स 1 मोल आयन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी या क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है वो डिटेल से तो बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, वो इस तरह से डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट है और ये कैटायन और एनायन की रेडियस उस पर डिपेंड करती है। कैटायंस और एनायन की रेडियस पर डिपेंड करती है कि अगर क्रिस्टल लेंथ इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम। और ये रेडियस इनकी कम होगी तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है। तो आयनिक रेडियाई, कैटायन की एनायन की रेडियाई अगर कम है तो याद रखिएगा कि उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी जब वो लैटिस में कन्वर्ट होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएंगे, लैटिस बनेगा, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपसे पूछे कि LiCl, ठीक है, और NaCl, ठीक है, इनमें से बताइए किसकी क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी? तो क्लोरीन तो दोनों में क्या है? सेम है। क्लोराइड तो सेम है। इनमें से छोटा कौन सा है? लिथियम। इसमें क्या बड़ा? तो अगर कैटायन की साइज छोटी है तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप बोलेंगे लिथियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड, अब बताइए किसकी क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी? तो ये Na और Cl है, ठीक है, आयनिक है, आयनिक ये भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है इस फॉर्म में O-2, और क्लोराइड है Cl-1 में। और आपको पता है ऑक्साइड आयन है, ठीक है, इन दोनों में से ऑक्साइड फिर क्लोराइड किसकी साइज छोटी है? ऑक्साइड आयन की साइज छोटी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होगी? छोटी हो रही। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि किस एलिमेंट की क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो जनरल ये फॉर्मूला देखा कि क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है वो कैटायन और एनायन की रेडियस का क्या होगा? इन्वर्सली होगा। अगर साइज बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ जाती है, तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड, स्टूडेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, जो अट्रैक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होते हैं। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चाहता है कि नियरेस्ट नोबल गैस जो नियॉन है उस जैसा इसके पास कंप्लीट ऑक्टेंट हो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलते नहीं है तो इस केस में एक दूसरा क्लोरीन है, ये एक और क्लोरीन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो दोनों एलिमेंट सेम है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, दूसरा ले नहीं सकता, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो क्या होगा कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका भी ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाए, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जाए, किसी सिचुएशनली ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, उस केस में क्या होंगे, एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जुड़ने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऐसे अट्रैक्शन को, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि दोनों एलिमेंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। तो डेल्टा ई एन डिफरेंस बिटवीन बोथ एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, इज वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स। ऐसे बॉन्ड्स जो होते हैं जिनमें दो एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो ये बॉन्ड जैसे दोनों के बीच में हो रहा है, तो इसको मैं कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे शो कर सकता हूँ, इस तरह से एक लाइन से शो कर सकता हूँ। इट मीन्स ये बता रही है, रेड कलर की लाइट ये बता रही है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और ये डायरेक्शन इनकी यही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इधर किसी और से शेयरिंग की होती है तो उसकी अलग डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शनल होते हैं, तो दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो गए, डायरेक्शनल हो गए। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम, या यूं कहें कि दोनों की सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, तो डेफिनेटली वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, 0। इसी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल में, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट ये आपस में कोई भी बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया तो CO2, ये कैसा होगा, कोवेलेंट। नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, NO2, N2O3, N2O5, जो भी आप कैसी बॉन्ड है, फास्फोरस ने P2O5, P2O3, PCl3, PCl5, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में जो भी बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे बाय नेचर, कोवेलेंट नेचर के होंगे। और इनके साथ अगर हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है तो वो भी कैसा होगा बाय नेचर, जैसे CH4, पी ब्लॉक का कार्बन है और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये भी सब कैसे होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब दो एलिमेंट्स के बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो। दूसरी बात, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, और ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कंपैरेटिवली आयनिक बॉन्ड की देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, कंपैरेटिवली लो होंगे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल की बात किया जाए, जैसे नेटवर्क कंपाउंड होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट,
ये एक्सेप्शंस है। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। कारण क्या है कि ये नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। इस नेटवर्क बनने से, ये हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, तो नेटवर्क फॉर्म होने की वजह से इनके इन एलिमेंट्स जो कोवेलेंट नेचर के हैं लेकिन फिर भी क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक्सेप्शनली याद रखना है। तो जनरली बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, एंड गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में होते हैं। और ये नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से, सॉरी ये डायरेक्शनल होने की वजह से आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करते हैं, आइसोमरिज्म शो करते हैं। These show आइसोमरिज्म। तो फिर देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लो होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में हो सकते हैं। ये आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। आइसोमरिज्म शो क्यों करते हैं, बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बाय नेचर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई दो एलिमेंट में तो फिक्स डायरेक्शन है, किस साइड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो इसकी डायरेक्शन है, तो आइसोमरिज्म शो करेंगे। स्पेशली स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेंगे, स्ट्रक्चरल के साथ साथ स्टीरियो आइसोमरिज्म भी शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, और जनरली ये क्या है, नॉन कंडक्टर होते हैं। जनरली कैसे है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड हैं जैसे ग्रेफाइट, उनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक्सेप्शनली वो क्या शो कर सकते हैं, कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में मिल रहे हैं, ये आइसोमरिज्म शो करेंगे। ये जनरल कैसे हो सकते हैं, इंसुलेटर नेचर के होते हैं। ये हार्ड नहीं है, कंपेरेटिवली इतने हार्ड नहीं है, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड भी होते हैं तो कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। और ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ब्रिस्टल नेचर के नहीं होते हैं, इनकी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, या यूँ कहें कि ये एमोर्फस नेचर के होते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, डायमंड है, वो क्रिस्टलाइन नेचर के भी होते हैं। तो ये जनरल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बनेंगे कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो। और इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था, कैटायन टू एनायन, और ये डायरेक्शनल है। ये तीन बातें आपको बहुत याद रखनी है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के बाद में हम तीसरा बॉन्ड बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्टूडेंट्स क्या होता है, जस्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होगी, लेकिन फर्क क्या है, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। ठीक है, अब दोनों को शेयरिंग करनी है स्टेबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रॉन ए के पास है और बी के ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, कोई भी तरह के क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, यानी इन दोनों में से शेयरिंग होने से पहले बी के एलिमेंट्स, बी के ऑर्बिटल्स क्या थे, वैकेंट, और ए के ऑर्बिटल के पास कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में है। तो जब दोनों के बीच में जब शेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, तो दोनों का इक्वल राइट होगा। ए का भी ये उतना ही हिस्सा होगा जितना बी का है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं, ए ने। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम डोनर एलिमेंट बोलते हैं, डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है जैसे कोवेलेंट में हो रही थी, लेकिन फर्क क्या है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एलिमेंट ही प्रोवाइड करवाता है। इस केस में ए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। जो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, डोनर। जब शेयरिंग हो जाएगी तो इक्वली इसका भी उतना ही शेयर है माना जाएगा, इसका भी उतना ही राइट है जितना ए का राइट है, दोनों का बराबरी का हक होगा।
दोनों इनसाइड इलेक्ट्रॉन को। ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोले? डेटिव बॉन्ड। इसके पीछे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। तो बताइए कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग भी एक टाइप का क्या है? कोवलेंट बॉन्ड ही है, ओके। इसमें एक ही एटम साइड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा है, उसको बोलते हैं डोनर, और जो लेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें एक मेटल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये ग्रुप्स या कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैं एल से लिख रहा हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो उस चैप्टर में हम इन ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स को जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो डोनर है, उनको हम लिगेंड के नाम से पढ़ेंगे। लिगेंड, क्या पढ़ रहे हैं इसको? लिगेंड। तो डोनर को हम क्या बोल रहे हैं इस केस में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर। तो जहां जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, उस मॉलिक्यूल्स को, उस ग्रुप को, उस एटम को हम क्या पढ़ रहे हैं? लिगेंड के नाम से जानेंगे। तो लिगेंड क्या है? जस्ट टाइप ऑफ डोनर एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स, ओके। तो अब नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है क्या? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और लेता कौन है? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलेंगे डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अब दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक कोवलेंट टाइप का ही बॉन्ड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी, ये भी क्या होंगी? इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली क्या होंगे? लो होंगे। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा हार्डनेस बढ़ जाती है। ये अलग नेचर, इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, इनमें इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है। तो अभी हम बात करते हैं, चौथा बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि आपको पता है कि ये मेटल्स के बीच में मिलता है। जैसे हमने कल बात की थी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे थे कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनिक। और हाइड्रोजन और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में भी जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनिक, ठीक है, सॉरी, हाँ, आयनिक। अभी हम बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में अगर बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट। और ये मेटल्स, पी ब्लॉक के अलावा जितने भी मेटल्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना दें, आपस में इनके लस्टर के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो उन बॉन्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं? मेटालिक बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड है, ये मेटल्स के बीच में होंगे। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो ऐसा माना गया है, ऐसा मान रहे हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन सी है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में मेटल्स के, ये एलिमेंट्स के कर्नेल, जैसे आयनिक फॉर्म में M+1 ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में इस क्लाउड में तैरते रहते हैं या अम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है। तो मेटल्स आयंस आर प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगी? मेटल एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल्स कैटाइन है, फिर इलेक्ट्रॉन और फिर मेटल कैटाइंस, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है। इस तरह से सारे मेटलिक कैटाइंस आपस में क्या है? एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। तो ये मेटलिक बॉन्ड में मेटलिक लस्टर है, उसमें मेटल कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स में धसे हुए हैं और एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। क्योंकि ये मेटल कैटाइन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये मेटल कैटाइन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में एक दूसरे से क्या है? अट्रैक्टेड है। और ऐसे बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया है? मेटलिक बॉन्ड नाम दिया है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसलिए मेटलिक बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होगा वो मेटल्स में ही होगा। और मेटल्स हमेशा क्या होती हैं? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने स्टूडेंट्स 4 बॉन्ड पढ़े, कौन कौन से? कोवलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट और मेटलिक। ये चारों ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड किन में बनेगा? जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। जनरली हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, जनरली उनके बीच में कैसे बॉन्ड होंगे? कोवलेंट। और आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में होंगे? एस ब्लॉक यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? आयोनिक होंगे। और मेटलिक बॉन्ड, ये मेटल्स के बीच के जो बॉन्ड होंगे उनको क्या बोलते हैं? मेटलिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो क्या है? एक तरह का कोवलेंट का ही टाइप है। इसमें सैड इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम प्रोवाइड करवा रहा है, जो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? डोनर, और जो लेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। तो अभी आज हमने पढ़ा इस क्लास में कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू।